कल्पना कीजिए कि आप एक टाइम लूप में फंस गए हैं जहां आप हर दिन हर बार एक ही तरह से मारे जाते हैं। आज की कहानी रॉय पुलवर नाम के एक व्यक्ति के बारे में है जो एक सेवानिवृत्त डेल्टा फोर्स ऑपरेटर है। शैतानों के एक समूह द्वारा शिकार किए जाने पर वह हर दिन इसी तरह मर जाता है। पूरी कहानी जानने के लिए शेष वीडियो के लिए हमारे साथ टैग करें। रॉय पुलवर 50 वर्ष से अधिक उम्र के पूर्व ब्लैक ऑप्स व्यक्ति अटलांटा में रहते हैं। विदेश में अपने मिशन को पूरा करने के बाद एक सुबह वह पिछली रात की अपनी साथी की चीख की आवाज से जागता है। वह देखता है कि एक छुराधारी आदमी उसके टुकड़े टुकड़े करने की कोशिश कर रहा है। वह उस आदमी से लड़ता है और उसे आसानी से निहत्था कर देता है। ऐसा लगता है जैसे यह 150वीं बार वही घटना उसके साथ घट रही है। रॉय द्वारा उसे खत्म करने के बाद भारी मशीन गन से लैस एक हेलीकॉप्टर उसके अपार्टमेंट के बाहर आता है और अपार्टमेंट पर गोलियों की बारिश शुरू कर देता है। रॉय मशीन गनर पर चाकू फेंकता है और उसे मार देता है, लेकिन मशीन गन स्वचालित रूप से फायरिंग करती रहती है। जब उसके अपार्टमेंट पर गोलियां बरस रही थी, वह अपने सोफे के पास बैठा हुआ सोच रहा था। अलग होने से पहले रॉय की शादी जेम्मा नाम की एक अंग्रेज महिला से हुई थी और वह उससे खुश थे। जल्द ही लॉयड अपने चौथी मंजिल के अपार्टमेंट से सड़क के नीचे कूद जाता है, इससे पहले कि उसके अपार्टमेंट में हेलीकॉप्टर के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण विस्फोट हो जाए। सड़क के ठीक पहले वह 18 टायरों वाले बड़े ट्रक पर गिरते गिरते बाल बाल बच गया। रॉय बताते हैं कि वह पहले भी लगातार 22 बार सड़क पर गिरे और हर बार ट्रक ने उन्हें कुचल दिया। इसीलिए वह जानता है कि वह ट्रक के ऊपर से कूदकर बच सकता है। फिर वह सड़क से एक स्पोर्ट्स कार को अपहरण कर लेता है और इलाके से दूर चला जाता है। जैसे ही वह गाड़ी चलाना शुरू करता है, कुछ महिलाएं, एक हत्यारा और उसका ड्राइवर उसका पीछा करते हैं। महिला उसे मारने के लिए उस पर गोली चलाती है और रॉय बताते हैं कि वे कई बार उसे मारने की कोशिश कर रहे हैं। रॉय फिर एक बस से टकरा जाता है और मर जाता है। ऐसा हर दिन बार बार होता है। रॉय को यह भी नहीं पता कि वे सभी उसे क्यों मारना चाहते हैं या उसने उनके साथ ऐसा क्या किया है कि उन्हें ऐसी कार्रवाई का सामना करना पड़ा। कभी कभी वह उन्हें वापस मारने में भी कामयाब हो जाता है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अंत में गुआनाइन नाम की एक एशियाई महिला उसका सिर काट देती है। तो एक लूप में रॉय अपनी पूर्व पत्नी जेम्मा को उस स्थिति को समझने में मदद के लिए बुलाता है जिससे वह गुजर रहा है। लेकिन वह आश्चर्यचकित हो जाता है जब इसका उत्तर सेवानिवृत्त कर्नल क्लाइव वेंटर, जो जेम्मा का बॉस है, देता है। जब रॉय जेम्मा के बारे में पूछता है तो कर्नल वेंटर जवाब देता है कि जेम्मा मर चुकी है क्योंकि कल रात लैब में सीढ़ियों से गिरकर उसकी गर्दन टूट गई थी। रॉय ने कॉल ड्रॉप कर दी क्योंकि उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि यह एक दुर्घटना थी। अचानक 2 जर्मन जुड़वां हत्यारों ने एक बड़ी बंदूक से उसे उड़ा दिया। हर लूप में थोड़े बहुत बदलाव के साथ रॉय के साथ वही चीजें घटित होती हैं और हर बार अंत में उसकी मृत्यु हो जाती है। रॉय कभी भी जेम्मा तक नहीं पहुंच सका या यह पता नहीं लगा सका कि उसकी मृत्यु कैसे हुई। इसके बाद रॉय अपने दोस्त शेफ जैम द्वारा संचालित एक चीनी भोजनालय में जाता है और चीनी शराब की 2 बड़ी बोतलें ऑर्डर करता है। देव नाम का एक व्यक्ति, जो एक काउंटर सर्विलांस विशेषज्ञ है, उसके बगल में खाना खाता है और इतनी अधिक शराब पीने के लिए उसे डांटता है और उसे इसके बारे में भाषण देता है। रॉय को हर छोटी बड़ी बात पता है कि क्या होने वाला है। सुबह 11:05 बजे एक प्रसिद्ध चीनी तलवार सेनानी, जो 12 बार का विश्व चैंपियन है, जिसका नाम डेफोंग है, भोजनालय में प्रवेश करता है, इत्यादि। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि रॉय अपने हथियारों से बचने के लिए किस दिशा में भागता है या वह उनसे कितनी भी कड़ी लड़ाई करता है। वह दोपहर 12:47 बजे के बाद कभी भी जीवित नहीं रहता है। वे हमेशा उस समय के भीतर उसे ढूंढ लेते हैं और उसे मार देते हैं। इसलिए रॉय क्रोधित हो जाता है क्योंकि वह हर बार मर जाता है और उसके ऊपर उसका प्रियजन पहले ही मर चुका है। रॉय के दिमाग में यह वापसी का समय है। फिर हम कहानी में देख सकते हैं कि इस टाइम लूप के शुरू होने से पहले रॉय अपनी पूर्व पत्नी से मिले, जो कि कल ही थी, लेकिन रॉय के लिए यह महीनों पहले थी। रॉय को जेम्मा ने आमंत्रित किया था, जो एक निजी कंपनी में वैज्ञानिक के रूप में काम करती है। जब रॉय लैब में आता है तो वह उसका माप लेना शुरू कर देती है और रॉय उसे अपना बायोडाटा देता है और काम के बारे में पूछता है। लेकिन वे दोनों इस तथ्य से अनजान हैं कि उन पर कर्नल क्लाइव वेंटर और उनके सुरक्षा प्रमुख ब्रेट द्वारा गुप्त निगरानी कैमरे से नजर रखी जा रही थी। जेम्मा रॉय को एक ऐसा उपकरण दिखाती है जो समय यात्रा को संभव बना सकता है और अंतरिक्ष की बाधा को तोड़ सकता है। वह रॉय को इस उपकरण की क्षमताएं बताती है, जिसे रॉय मुश्किल से समझ पाता है। ब्रेट ने जेम्मा को यह बताकर उनकी बातचीत में बाधा डाली कि कर्नल क्लाइव ने उसे तुरंत अपने कार्यालय में आने का आदेश दिया और उसे याद दिलाया कि उसकी प्रयोगशाला एक प्रतिबंधित क्षेत्र है और इसलिए आगंतुकों के लिए वर्जित है। ब्रेट के जाने के बाद जेम्मा ने रॉय को बताया कि उसने नौकरी के लिए साक्षात्कार के बारे में झूठ बोला था। लैब अब किसी को काम पर नहीं रख रही है, बल्कि उसे रॉय की सख्त जरूरत है कि वह उसकी मदद करे। रॉय तुरंत जवाब देते हैं कि वह कब शुरू करेंगे। उनके बीच अपने बेटे जो के बारे में भी थोड़ी बहस हुई, जो इस तथ्य से अनभिज्ञ है कि रॉय उसके पिता हैं, लेकिन वह उसे अपनी मां के दोस्त के रूप में जानता है और वैसे भी उससे प्यार करता है और उसे अपना आदर्श मानता है।
रॉय चाहता है कि जेम्मा जो को बताए कि उसका पिता कौन है, लेकिन जेम्मा अपने बेटे से सच्चाई छिपाना चाहती है क्योंकि वे बहुत समय पहले अपने अलग रास्ते अलग करके आगे बढ़ चुके हैं। जेम्मा अजीब हरकतें करने लगती है और पागलों की तरह रॉय के बाल काटने लगती है और कैंची से कटने के कारण उसके बाल बहने लगते हैं। वह घबराने लगती है और उसे घेर लेती है और डांटना शुरू कर देती है। जब रॉय उसे थोड़ा शांत करने में सफल होता है तो वह उससे कहती है कि वह चाहती है कि वह बिल्कुल उस आदमी की तरह बने जिससे उसे पहले प्यार हुआ था, जिस आदमी ने उसे एक बेटा दिया था। फिर वह उसके कानों में ओसिरिस शब्द फुसफुसाती है और उससे जाने से पहले कुछ दिन पहले भेजे गए जन्मदिन के तोहफे की जांच करने का अनुरोध करती है। रॉय को सुरक्षाकर्मी बाहर ले जाते हैं और जेम्मा को ब्रेड कर्नल के सामने ले जाता है। कर्नल शांति से उससे सूक्ष्मता से पूछताछ करना शुरू कर देता है और हालांकि जेम्मा पहले तो झूठ बोलने लगती है, लेकिन वह जल्द ही पकड़ी जाती है और उसका सामना किया जाता है। जब उसने उसके साथ काम पूरा कर लिया तो उसने उसे चेतावनी दी कि प्रयोगशाला में अब कोई भी आगंतुक नहीं आएगा और उसे प्रयोगशाला में होने वाले हर घटनाक्रम के बारे में सूचित किया जाना चाहिए। तब कर्नल जेम्मा से कहता है कि वह उसे छोड़ने के लिए ले जा सकती है। जब जेम्मा कार्यालय छोड़ती है तो ऐसा लगता है जैसे वह इस घटना से हिल गई है। इस बीच रॉय एक बार में अपनी डेट एलिस, जो एक डेंटल हाइजीनिस्ट और बारटेंडर है, के साथ आनंद ले रहा है। जब एलिस वॉशरूम के लिए बाहर जाती है तो बारटेंडर रॉय से कहता है कि वह और एलिस कभी प्यार में नहीं रहेंगे। रॉय उससे पूछता है कि ऐसा क्यों है और वह उससे कहती है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि वह अभी भी किसी और से प्यार करता है और यह उसकी आंखों में दिखाई देता है। अचानक रॉय को सुबह 3 बजे जेम्मा का फोन आता है और वह घबरा जाती है। वह उससे उसकी मदद करने का आग्रह करती है, उससे वह करने का आग्रह करती है जो वह हमेशा सबसे अच्छा करता है। हालांकि वह अपना संदेश पूरा नहीं कर सकी क्योंकि कर्नल क्लाइव उनकी बातचीत सुन रहे थे। तभी उनका फोन टैप हो गया और इलेक्ट्रॉनिक जैमर चालू करके उनके सिग्नल जाम कर दिए। कर्नल क्लाइव ने अपने गुर्गों को उसे तुरंत ढूंढने का आदेश दिया और रॉय की गतिविधियों पर नजर रखने और निगरानी करने के लिए लोगों को उसके पीछे लगाया और यदि वह उनके लिए समस्या बन जाता है तो बेरहमी से उसे तुरंत खत्म कर दे। चूंकि रॉय को जेम्मा का संदेश स्पष्ट रूप से समझ नहीं आया, इसलिए उसने कॉल को नजरअंदाज कर दिया और एलिस को उस रात के लिए अपने अपार्टमेंट में ले गया। लेकिन उस रात के बाद वह बार बार जिंदगी को टाइम लूप में जीने के लिए मजबूर हो जाता है। अगले लूप में वह उपहार पैकेज खोलता है जिसे जेम्मा ने उसे जन्मदिन के उपहार के रूप में भेजा था और पता चला कि यह एक किताब और एक संदेश है जिसमें लिखा है, जन्मदिन मुबारक हो रॉय, आप अपना जीवन भरपूर और आगे जिए, लेकिन याद रखें समय किसी का इंतजार नहीं करता। रॉय उस कार के साथ भाग जाता है जिसे वह हर लूप में चुराता है और अटलांटा में एक भूमिगत गेमिंग परिसर का दौरा करता है ताकि उसे कुछ अतिरिक्त समय मिल सके और किताब पढ़कर यह समझ सके कि मरने से पहले जेम्मा उसे क्या संदेश देना चाहती थी। वहाँ वह जो को देखता है क्योंकि जेम्मा पहले ही मर चुकी है। रॉय उसका एकमात्र परिवार है और इसलिए वह जो को यह कड़वी सच्चाई बताने के बारे में सोचता है कि उसकी माँ मर चुकी है और रॉय उसके पिता है। इसलिए रॉय जो को दोपहर के भोजन के लिए बाहर ले जाता है, लेकिन जैसे ही वे भूमिगत के बाहर होते हैं वह देखता है कि दोपहर के 12:50 बज चुके हैं। अब तक उसके जीवित बचे रहने के अधिकतम समय से 3 मिनट बीत चुके हैं। इसलिए वह समझता है कि हत्यारे वास्तव में उसका पीछा कर रहे हैं और जल्द ही सभी हत्यारे रॉय को घेर लेते हैं और उस पर गोली चला देते हैं। रॉय अपने बेटे को आने वाली गोलियों से बचाता है और मरने से पहले वह जो को बताता है कि वह जो का पिता है। जैसे ही रॉय अगले लूप में उठता है वह भोजनालय में ट्रैकिंग डिवाइस की खोज शुरू कर देता है और जल्द ही ट्रैकिंग डिवाइस की पहचान करने के लिए डेव की मदद लेता है। यह पाया गया है कि ट्रैकिंग डिवाइस एलिस द्वारा उसके एक दांत के अंदर प्रत्यारोपित किया गया है, जिसे ऐसा करने के लिए ब्रेड द्वारा भुगतान किया गया था। यह 145वीं बार था जब वह अपने हत्यारों के हाथों मारा गया और अब वह जानता है कि वे उसके दांत के अंदर उस उपकरण के द्वारा उसका पता लगा रहे थे। जल्द ही रॉय एक ही ट्रैकिंग डिवाइस का उपयोग करके सभी हत्यारों को एक एक करके फंसाता है और उन सभी को मार देता है। रॉय मानता है कि जेम्मा मर चुकी है और वह उसे एक उद्देश्य के लिए टाइम लूप में डाल देती है। उसे बस यह पता लगाना है कि इसका उद्देश्य क्या है। वह सभी हत्यारों को बेरहमी से मारकर और बम से उड़ाकर उनसे बदला लेता है। उसे एक हत्यारे के फोन पर ब्रेड का फोन आता है और वह ब्रेड को गोद का कुत्ता कहकर उसका मजाक उड़ाता है। इस पर ब्रेड ने रॉय को युद्ध के लिए चुनौती दी। रॉय चुनौती स्वीकार करता है और ब्रेड को धमकी देता है। रॉय 1-2 बार दिनों लैब के परिसर में घुसने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार वह मारा जाता है। उसकी लैब पर कड़ी सुरक्षा होती है, इसलिए वह अपने एक हत्यारे को सुधारता है और मार डालता है जो उसके जैसा दिखता है और अपनी पहचान छिपाने के लिए परिसर में प्रवेश करता है। लेकिन जल्द ही उसका पता चल जाता है और उसे मार दिया जाता है। इसलिए रॉय अगले लूप में एक और प्रयास करता है। इस बार वह लैब में पेंट हाउस के रास्ते में सभी सुरक्षा गार्डों को चुपचाप मार देता है, लेकिन जैसे ही वह पेंट हाउस पहुँचता है उसकी मुलाकात ग्वानिन से होती है और वे अलग अलग लूप में कई बार लड़ते हैं। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि रॉय उस पर कितनी मारक क्षमता खर्च करता है। वह हमेशा तलवार के साथ अपने अविश्वसनीय कौशल से उसे हरा देती है। एक लूप में वह पहली बार कर्नल क्लाइव से मिलता है और वह उसे युद्ध में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए बधाई देता है।
कर्नल रॉय की प्रशंसा करता है और उनके प्रयासों की सराहना करता है और फिर वह उसे समझाना शुरू करता है। कर्नल की प्रयोगशाला ने टाइम मशीन नामक एक ओसिरिस स्पिंडल विकसित किया है, जिसका उपयोग कर्नल क्लाइव खुद को ग्रह पर सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बनाने के लिए इतिहास को फिर से लिखने के लिए करना चाहता है। फिर वह रॉय का सिर काट देता है। रॉय के मरने से पहले रॉय को पता चलता है कि जेम्मा ने ओसिरिस स्पिंडल डिवाइस का उपयोग करके उसे टाइम लूप के अंदर डाल दिया था और कर्नल उसकी मौत के लिए जिम्मेदार है। इसलिए वह अगली बार उसे गड़बड़ करने की कसम खाता है और कर्नल को यह भी पता नहीं है कि धुरी काम कर रही है। रॉय यह जानकर रोमांचित हो जाता है कि जेम्मा को उस पर भरोसा था। उसने सोचा कि वह एकमात्र व्यक्ति था जो कर्नल को रोक सकता था। इसलिए रॉय अगली बार भोजनालय में डाइफोंग के पास जाता है और उससे उसे तलवारबाजी सिखाने के लिए कहता है। रॉय अगले कुछ महीने हर लूप में तलवारबाजी सीखने में बिताते हैं और कुछ ही महीनों में तलवारबाजी में माहिर हो जाते हैं। अगली बार जब रॉय ग्वानिन से मिलता है तो वह उस पर ताना मारता है, उसका मजाक उड़ाता है और उसके साथ खेलता है और पूरे समय वे तलवारों से लड़ते रहते हैं। ग्वानिन को यह साबित करने के बाद कि वह बेहतर तलवारबाज है, उसने उसे अपनी तलवार से मार डाला। फिर रॉय ब्रेड को भी तलवार से मार देता है, लेकिन रॉय कर्नल को छोड़ देता है क्योंकि वह अपने नंगे हाथों से राक्षस को मारना चाहता था। इसलिए वे एक निहत्थे लड़ाई शुरू करते हैं, लेकिन कर्नल, हालांकि सफेद बालों वाला एक बूढ़ा आदमी है, हाथ से हाथ मिलाने में माहिर साबित होता है। जब कर्नल बंदूक तक पहुंचने की कोशिश करता है तो रॉय उस पर तलवार से वार कर देता है। कर्नल समझता है कि रॉय अपने सभी विरोधियों को केवल इसलिए हरा सकता है क्योंकि धुरी सक्रिय है और रॉय को समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि वह प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध जैसी सभी त्रासदियों के बिना मानव जाति के पूरे इतिहास को फिर से लिख सकता है। लेकिन रॉय का तर्क है कि अतीत अतीत है और इस पर चर्चा करना उचित नहीं है, केवल भविष्य मायने रखता है। व्यक्ति को पिछली गलतियों से सीखना चाहिए और बेहतर चीजों की ओर आगे बढ़ना चाहिए। कर्नल ने रॉय की बात का मजाक उड़ाया। यदि वह यहाँ प्रयोगशाला में उसे मार रहा है तो जो की रक्षा कौन करेगा, क्योंकि कर्नल ने पहले ही उसे मारने के लिए एक इकाई भेज दी थी। रॉय मौके पर पहुँचता है और उसे पता चलता है कि जो अवसाद के कारण मर चुका है। रॉय अब लड़ना बंद कर देता है और हर चक्र में उसका हत्यारा उसे उसके बिस्तर पर ही मार देता है। लेकिन जल्द ही उन्होंने अपने अवसाद को दूर कर दिया और फैसला किया कि वह अपना बाकी समय अपने बेटे के साथ बिताएंगे, उसे और अधिक जानेंगे। वे पूरे दिन वीडियो गेम खेलते हैं और पार्क में टहलते हैं। रॉय हर लूप में अपने बेटे के साथ क्वालिटी टाइम बिताते हैं और हर बार लूप का अंत दुनिया के नष्ट होने के साथ होता है। एक लूप में जो उसे बताता है कि उसने उस दिन सुबह अपनी माँ से बात की थी। रॉय आश्चर्यचकित हो जाता है क्योंकि उसने सोचा था कि वह उससे काफी पहले मर चुकी थी, लेकिन अब वह जानती है कि लूप शुरू होने के बाद भी वह जीवित थी। इसलिए वह अपने बेटे से वादा करता है कि वह जो और उसकी माँ को बचाने के लिए वापस आएगा। रॉय को पता चलता है कि जागने के 14 मिनट बाद तक जेमा जीवित थी, इसलिए वह अपने अपार्टमेंट के बाहर हेलीकॉप्टर में कूद जाता है और गनर को बाहर निकाल देता है। फिर वह पायलट को उसे तुरंत डिनोलैब ले जाने का आदेश देती है। लैब में पहुंचने के बाद रॉय अपने सभी हथियारों को एक भारी मशीन गन से मार देता है। फिर वह लैब के सभी गार्डों को हरा देता है और जेम्मा को बचाने के लिए समय पर पहुंच जाता है। रॉय कर्नल और उसके गुर्गों को तुरंत मार डालता है। जेम्मा इस तथ्य से आश्चर्यचकित हो जाती है कि रॉय उसे बचाने के लिए आया था और वह अपने रास्ते में सभी बाधाओं को हराने में सफल रहा। रॉय जेम्मा को जो के बारे में बहुत सी बातें बताता है जो उसने उन सभी समय चक्रों में उसके साथ समय बिताकर सीखी थी। ऐसा लगता है कि जो ने रॉय के साथ अपने जीवन के कई राज साझा किए, जिन्हें वह अपनी माँ के साथ साझा करने से डरता था। रॉय जेम्मा से पूछता है कि धुरी को रोकने के लिए वह क्या कर सकता है, लेकिन जेम्मा दुखी होकर जवाब देती है कि वह नहीं जानती। यह पूरा काम काल्पनिक था और जेम्मा ने रॉय को देखने से पहले वह यह भी नहीं जानती थी कि यह काम करता है। वह उससे कहती है कि यदि वह धुरी में चला जाता है तो माना जाता है कि इसे रीसेट कर देना चाहिए, क्योंकि उसका डीएनए इसमें एनकोड किया गया है और सब कुछ फिर से सामान्य हो जाना चाहिए। लेकिन जेम्मा ने रॉय को चेतावनी दी कि यदि वह धुरी में चला गया तो वास्तविकता में उसका अस्तित्व समाप्त हो सकता है। इस पर रॉय जवाब देते हैं कि जो और जेम्मा को सुरक्षित रखने के लिए वह यह जोखिम उठाने जा रहे हैं। वे आखिरी बार एक दूसरे को चूमकर विदा होते हैं और जेम्मा रॉय से कहती है कि वह उससे प्यार करती है। रॉय जेम्मा को उसका इंतजार करने के लिए कहता है और जेम्मा रॉय से कहती है कि वह उसका इंतजार करेगी। रॉय धुरी में चला जाता है और जल्द ही उसकी आंखों का रंग बदलना शुरू हो जाता है। जेम्मा यह देखकर हैरान हो जाती है कि रॉय चमत्कार से धुरी से बच जाता है। इस तरह रॉय 300 बार मरता है और अपने बेटे, जिस महिला से वह प्यार करता है, और पूरी दुनिया को धुरी से बचाने के लिए धुरी को बंद कर देता है। रॉय ओसिरिस है। तो आपको यह कहानी कैसी लगी? हमें एक कमेंट छोड़कर बताएं और इस कहानी पर आपके विचार क्या हैं? साथ ही इस तरह के और वीडियो के लिए कृपया सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, नोटिफिकेशंस चालू करें और चैनल की मदद के लिए एक लाइक छोड़ें। देखने के लिए धन्यवाद।